आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम रश्मि है और मैं पिछले 17 सालों से अर्बन गार्डनिंग कर रही हूँ और मैं टेरेस पे मेरा गार्डन है। और आज हम जिस सब्जेक्ट पे बात करेंगे वो है इंटीग्रेटेड अर्बन गार्डनिंग। आप लोगों ने इंटीग्रेटेड फार्मिंग का नाम तो सुना होगा, जो कि बहुत लार्ज स्केल पे हमारे देश में हो रहा है। लेकिन जब इंटीग्रेटेड अर्बन गार्डनिंग की बात होती है तो हम क्या करेंगे वो आज हम जानेंगे। और इंटीग्रेटेड अर्बन गार्डनिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम अपने सॉइल को कैसा रखें, हम पेस्ट का मैनेजमेंट कैसे करें, हम वो कौन से प्लांट लगाएं। इसके साथ साथ आउटर रिसोर्सेज का जितना कम से कम इस्तेमाल हो, अपने खुद के सीड, अपने खुद के जो कटिंग्स, और इस तरह से अपने गार्डन को डेवलप करना है जिसको आप बोल सके कि ये इंटीग्रेटेड है। और इंटीग्रेटेड का एक और मतलब भी होता है कि आप डिफरेंट टाइप के प्लांट लगाते हैं उसमें फ्रूट भी हो गया, उसमें आपके ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी आते हैं, उसमें वेजिटेबल भी आता है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक तरह के प्लांट लगा दें तो आपका गार्डन सस्टेनेबल हो पाएगा। ये मैं बहुत बार गलतियां कर चुकी हूँ और अपने एक्सपीरियंस से मैंने इन पूरे 17 सालों में यही सीखा है कि किस तरह से हमें टेरेस पे एक लिमिटेड जगह में, कंटेनर में, एक लिमिटेड मिट्टी में आपको किस तरह से अपनी गार्डनिंग करनी है, जो इंटीग्रेटेड अर्बन गार्डनिंग कहलाएगा। मैंने अपने टेरेस गार्डन में क्या क्या प्लांट लगाए हैं आपको एक टूर दूंगी अपने गार्डन का, जिससे आप लोग भी समझ पाएंगे कि ऐसा क्या मैंने किया है और किस तरह से प्लांट को अरेंज किया है, कितने टाइप के प्लांट को अरेंज किया है, जिससे एक ऐसा क्लाइमेट डेवलप हो गया है या इस तरह इसको कह लें कि एक ऐसा माहौल बन गया है जिससे कि मुझे बहुत कम मेहनत में बहुत सारी चीज़ें मिल पाती हैं। जब हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें मैनेज करनी पड़ती हैं। उसमें आता है पॉट का सिलेक्शन। पॉट साइज बहुत मायने रखता है कि हम कितने बड़े पॉट में किस तरह का प्लांट लगाएं। तो जब भी हम छोटे पॉट का चुनाव करते हैं तो उसमें हमें छोटे प्लांट लगाने चाहिए, और जो बड़े प्लांट होते हैं उसके लिए हमें बड़े कंटेनर का यूज़ करना चाहिए। तो आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगी कि जैसे ये फ्लावरिंग प्लांट है, इसको मैंने छोटे छोटे पॉट्स में 10 इंच के पॉट्स में डाला हुआ है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, उससे बिग साइज पे जब जाते हैं तो यहाँ देखें, यहाँ पे कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स मेरे लगे हुए हैं। और उसके बाद जब हम अगले स्टेप में जाते हैं उससे ऊपर, तो हमने बिग प्लांट्स का सिलेक्शन किया हुआ है। इस तरह के जब हम प्लांट का मैनेजमेंट करते हैं, पॉट का मैनेजमेंट करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप उससे हमारे प्लांट बहुत अच्छे सरवाइव करते हैं। और आपने अगर नोटिस किया होगा तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के भी प्लांट्स हैं, जैसे फ्लावरिंग प्लांट भी है, ऑर्नामेंटल भी है, बिग ट्रीज हैं, और ग्रो बैग्स हैं, प्लास्टिक के पॉट्स हैं, और कुछ मिट्टी के भी पॉट्स हैं। लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ कि धीरे धीरे हमें अवेयर होना चाहिए और हम उस तरह के मटेरियल को अपने छत पे इंक्लूड करें जिसमें प्लास्टिक धीरे धीरे कम होता जाए। एक बार ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम गार्डनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम धीरे धीरे इन चीज़ों को चेंज करें। तो आजकल ग्रो बैग्स बहुत अच्छे होते हैं। चूँकि मैं 4 सालों से इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि ये काफ़ी मजबूत भी होते हैं और गार्डन के अकॉर्डिंग इसे बनाया गया है। धूप का इस पे कितना असर होता है, यूवी ट्रीटेड होते हैं ये। तो आप लोग इसका इस्तेमाल
बहुत आराम से कर सकते हैं। मेरे कुछ फ्रूट प्लांट भी उसमें लगे हुए हैं जो बहुत अच्छी फ्रूटिंग कर रहे हैं। तो हम ग्रो बैग्स में हर तरह के प्लांट्स लगा सकते हैं जो आप देखेंगे। और सबसे बड़ी बात कि कंटेनर जो पॉट साइज होता है, हमारा जो पॉट है वो बहुत हल्के होते हैं, वॉशेबल भी होते हैं। आप उनको अगर किसी चीज़ की नीड नहीं है तो आप उनको वॉश करके रख सकते हैं, आपका जगह भी नहीं घेरेगा और बहुत अच्छे होते हैं। मेरे एक्सपीरियंस से, जो 4 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, वो बहुत ही बढ़िया है इस चीज़ में। मिट्टी के पॉट, टेराकोटा पॉट जो होता है वो सबसे बेहतरीन होता है। अगर आप लोगों को अपने आसपास ये मिले तो उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। उसमें एक खासियत होती है कि उसमें प्लांट सांस ले सकते हैं, ऑक्सीजन उसमें सर्कुलेट होता है, जिसकी वजह से आपके प्लांट कभी मरते नहीं हैं और बहुत कम चीज़ों में भी बहुत अच्छे से सरवाइव कर जाते हैं। तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि किस पॉट में हम किस तरह का प्लांट लगाएं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं और नमो ऐप या माइगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो सुनिए इस महीने 27 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। मैं आप लोगों को अपने गार्डन के एक ऐसे कॉर्नर में ले आई हूँ जो इंटीग्रेटेड गार्डनिंग का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्लांट एक ही जगह लगे हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेल वाली सब्जियाँ भी जा रही हैं, यहाँ पे फ्रूट प्लांट भी लगे हुए हैं, मिर्ची भी लगी हुई हैं और फ्लावरिंग प्लांट भी है। ये सब आपस में इंटीग्रेटेड का मतलब ही होता है एकीकृत बागवानी। ये सारे आपस में मिलजुल करके एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। आपको मैं दिखाना चाहूँगी, जैसे आप देखें यहाँ पे ये अंगूर की बेल जा रही है ऊपर और इसके साइड में ये जामुन का प्लांट लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ ये गमले में चकोतरा का प्लांट लगा हुआ है जो आप यहाँ पे देखेंगे इसमें बहुत सारी फ्रूटिंग अभी हो रही है। और उसके साथ ही यहाँ मैंने बेजिल लगाया हुआ है। बेजिल लगाने का ये पर्पस है कि इसमें कोई भी पेस्ट का अटैक नहीं होगा, क्योंकि ये एक इसमें इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है जिसकी वजह से कोई भी पेस्ट जब इसके पास आता है तो वो अपने आप बाहर निकल जाता है। तो जब भी हम कोई फ्रूट प्लांट लगाते हैं उसके पास अगर हम कुछ इस तरह के हर्बल प्लांट लगा दें तो इसका बड़ा बेनिफिट होता है। और अभी मैंने जस्ट इसमें हाथ फेरा है और इसमें बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एरोमा निकल के आ रहा है इस वक्त। और इसके साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि जब हम इसके साथ, इन सब के साथ अपने वेजिटेबल ग्रो करते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होता है। आप देख सकते हैं कि पीछे बोगनवेलिया के ऊंचे ऊंचे प्लांट लगाए हुए हैं मैंने। इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि मैं सब्जियों, बेल वाली सब्जियों को सपोर्ट करने के लिए किसी भी तरह का बाहरी सपोर्ट नहीं देती हूँ, उसको किसी तरह का मचान नहीं बनाती। ये अपने आप चढ़ते चले जाते हैं, तो मेरा इसमें कोई मुझे परेशानी नहीं होती है और इनको सपोर्ट नहीं देना पड़ता है। ये आप देख सकते हैं, ये एक फ्रूट है पेठे की जो यहाँ पे लटक रही थी तारों से, लेकिन इसका वेट दिन पर दिन बढ़ता जाता है जिसकी वजह से ये नीचे गिर गया था, तो मैंने इसे यहाँ पे रख दिया है। और आप देखें कि कुछ लोग कहते हैं कि कंटेनर में गार्डनिंग करना और इस तरह से वेजिटेबल उगाना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन ये पॉसिबल है। और अगर आप इंटीग्रेटेड अर्बन गार्डनिंग जब आप इस क्षेत्र में आएंगे तो आप देखेंगे कि ये इतना आसान हो जाता है। इसमें बहुत कम एनर्जी मेरी लगती है और बहुत ही कम चीज़ों के साथ, इन्हीं पेड़ पौधे के आपसी सपोर्ट के साथ मैं ये आपको इसका रिजल्ट दिखा रही हूँ कि ये कितना बढ़िया है। इसके अलावा यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि मैंने कुछ फ्लावरिंग प्लांट भी लगाए हुए हैं। इसमें से कुछ परमानेंट हैं, कुछ सीजनल हैं।
आप यहाँ पे देखें, यहाँ गुड़हल लगा हुआ है, बोगनवेलिया है पीछे, और उसके साथ साथ मैंने कुछ मिर्ची लगाई हुई है, यहाँ पे मूली लगाया हुआ है। और आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगी, मैं यहाँ पे एक और स्टार फ्रूट का प्लांट लगाई हुई हूँ, जिसमें इस वक्त फ्रूटिंग भी हो रही है। छोटे छोटे फ्रूट लगे हुए हैं, ये बहुत बढ़िया है। इसको देख के लोग आश्चर्य में आ जाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि बड़े पेड़ जो जमीन में फ्रूटिंग करते हैं वो इन गमलों में किस तरह से फ्रूटिंग कर रहे हैं। तो बस मैं फिर से आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि इंटीग्रेटेड गार्डनिंग जो जब छत पे हम सीमित साधनों में इस तरह से एक क्रिएट करते हैं गार्डन को, अपने गार्डन को इस तरह का बनाते हैं मल्टी प्लांट लगा करके, तो हमें इतने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इंटीग्रेटेड गार्डनिंग में पॉलिनेटर्स का भी बहुत इम्पोर्टेंस होता है, और ये कहीं ना कहीं हमारे प्लांट्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, जिसमें कि सबसे पहले नंबर पे बर्ड्स आती हैं। तो बर्ड्स के लिए हम ऐसे कौन से प्लांट लगाएं जिससे पॉलिनेटर हमारे गार्डन में अट्रैक्ट हों। और एक और बात है कि बर्ड के आने से वो जहाँ जहाँ अपने बीट बिखेरती हैं वहाँ वहाँ न्यू प्लांट्स उग जाते हैं बिना किसी मेहनत के। तो ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है कि अगर आप ज़्यादा कुछ ना करके अगर इस तरह से अपने गार्डन का मैनेजमेंट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने उसके लिए कौन कौन से प्लांट लगाए हुए हैं वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पे मालाबार स्पिनिच लगा हुआ है, इसका मल्टीपर्पस इस्तेमाल है। इसके लीफ का इस्तेमाल हम खाने में करते हैं, और जो इसके सीड्स हैं उसको चिड़ियाँ बहुत पसंद करती हैं। जैसे ही इसके सीड पकने स्टार्ट हो जाते हैं वैसे ही चिड़ियाँ आपके गार्डन में हमेशा दिखेंगी इसके आसपास, और चिड़ियों से पॉलिनेशन बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा आप यहाँ पे आलामांडा का ये प्लांट देख रहे होंगे। इसके साथ साथ ये सारे प्लांट तकरीबन पास पास लगे हुए हैं। इस आलामांडा पे जिन फ्लावर प्लांट्स में नेक्टर होता है उस पे चिड़ियाँ बहुत अट्रैक्ट होती हैं। तो और जिनका शेप सिलिंड्रिकली होता है उस पे भी चिड़ियाँ बहुत अट्रैक्ट होती हैं। तो उसके लिए आप यहाँ देख रहे होंगे ये येलो फ्लावर वाले, ये कनेर कहलाता है, जो ये अगर आप अपने गार्डन में लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आसपास चिड़ियाँ जरूर होंगी कहीं ना कहीं। और इसके अलावा भी इस तरह के जो भी सेब और नेक्टर वाले प्लांट हैं, बहुत सारे प्लांट अगर आप नर्सरी में पूछेंगे तो आपको बहुत तरह की वैरायटी मिल जाएंगी जिसको आप अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं, और इससे बहुत डिफरेंट टाइप के बर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं। इवन मैं अपने गार्डन में आप लोगों को घोंसला भी दिखाऊंगी कि कैसा एक इंटीग्रेटेड गार्डनिंग करने से कैसा एक क्लाइमेट डेवलप होता है जिससे ये बर्ड्स अपने नेस्टिंग करती हैं। बहुत सारे आपके ऐसे फ्रेंडली बग्स हैं, ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो आपके गार्डन में ऑटोमेटिक खींचे चले आते हैं, और इससे आपके गार्डन को बहुत बेनिफिट होता है। तो और इसके साथ साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि फ्रूट प्लांट, डिफरेंट टाइप के फ्रूट प्लांट अगर लगाते हैं तो वैसे ही चिड़ियाँ आपके गार्डन में अट्रैक्ट होंगी। मैंने यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं एक बेर का पेड़ लगाया हुआ है, पौधा लगाया हुआ है जो ग्रो बैग में लगा हुआ है, और ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है। और अगर आप इसमें फ्रूटिंग देखें तो इतनी अच्छी फ्रूटिंग हुई है, लग रहा है जैसे ये ज़मीन में लगाया गया हो, इतना सुंदर है। और जैसे ही ये बेर पकने लगेंगे वैसे ही डिफरेंट टाइप की चिड़ियाँ आएंगी, इनको खाती हैं, इनके सीड बिखेरती हैं। ये फायर क्रैकर का प्लांट है, और इसमें जो फ्लावर है उसमें नेक्टर बहुत होता है, जिसकी वजह से जब भी आप मॉर्निंग में अपने गार्डन में आते हैं, अगर आपके घर में ये प्लांट लगा हुआ है तो चिड़ियाँ मैक्सिमम टाइम आपको इस पर दिखेंगी। जो छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं, ये बहुत बढ़िया प्लांट है। मैं सबको इसको रिकमेंड करना चाहूँगी कि अगर आप इंटीग्रेटेड गार्डनिंग करते हैं तो आप इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर जगह दें। थोड़ी सी मेहनत करने पे आप लोकल नर्सरीज़ में ये मिल जाते हैं आसानी से। एक प्लांट लाएं, उसको प्रोपोगेट करके अपने गार्डन में जगह जगह रखें। एक ही जगह इसको नहीं रखना है, हर कॉर्नर में एक एक प्लांट रख दें, जिससे चिड़ियाँ अट्रैक्ट होंगी और आपके बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा।
What have been your contributions as a Member of Parliament? What are the issues you have raised which you would like our viewers of Doordarshan to know about? Inside the Parliament, I have raised a lot of issues. Mainly Like? the issues of the Adivasis. Adivasi. See, in India, the Adivasi community is facing a lot of problems. In the number of education institutions for Adivasis, and in Adivasi areas, the lack of the food grains, a lack of proper facilities for education and Right. health. These all things I have raised in the Parliament. पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो छोटे पॉलिनेटर्स हैं बर्ड्स के बाद, इस तरह के जब हम चटक रंगों वाले फ्लावर लगाते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर में पिटूनिया लगे हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। जब आप मॉर्निंग के टाइम में अपने छत पे आएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारी बीज इन पे रहती हैं, और बहुत सारे जो फ्रेंडली हमारे गार्डन के जो फ्रेंड कहलाते हैं इंसेक्ट, वो इन फ्लावर्स पे आते हैं। और इसके अलावा बहुत अच्छी खुशबू वाले प्लांट लगाएं, जैसे मैरीगोल्ड है, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो इस तरह के रजनीगंधा, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। या फिर कोई भी वो प्लांट जिनमें से खुशबू आती है, ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने का बहुत बढ़िया जरिया है, और बिना इनके आप किसी भी तरह की गार्डनिंग नहीं कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड तो बात की बात है, आप किसी भी तरह की गार्डनिंग नहीं कर सकते हैं। ये एक दूसरे से इतने ज़्यादा इंटरलिंक्ड होते हैं कि आपको ये सब चीज़ करनी ही पड़ेगी। जब हम, ज़रूरी नहीं है टेरेस गार्डनिंग की ही बात कर रहे हैं, अर्बन एरियाज़ में जो भी जगह आपको मिले, चाहे वो वर्टिकल हो या फिर आप बालकनी गार्डनिंग कर रहे हों, या कोई भी स्पेस जिसमें आप गार्डनिंग कर रहे हों, तो इंटीग्रेटेड गार्डनिंग का मतलब भी है कि आप डिफरेंट टाइप के प्लांट एक जगह लगाएं, जिससे आपको वो बेनिफिट मिलेगा। जब इंटीग्रेटेड गार्डनिंग की बात आती है तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ आता है, वो है पेस्ट कंट्रोल या पेस्ट मैनेजमेंट। क्योंकि इन पेस्ट से हम सब गार्डनर बड़े दुखी रहते हैं। हमने कोई भी सब्जी लगाई या कोई भी छोटा सा प्लांट लगाया, जैसे ही उसके न्यू टेंडर लीव्स आते हैं, वैसे ही पेस्ट का अटैक देखने को मिलता है। तो कई बार हम डीमोटिवेट भी हो जाते हैं कि ऐसा हम क्या करें। और एज अ ऑर्गेनिक गार्डनर मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हमें केमिकल का तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है कि अगर हम केमिकल का इस्तेमाल नहीं करें तो फिर हम ऐसी क्या चीज़ करें जिससे कि हमारा गार्डन पेस्ट के अटैक से बच सके। तो उसके लिए धीरे धीरे जब गार्डनिंग करना शुरू किया और धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी, तो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन मुझे जो लगा वो है हर्बल प्लांट लगाए जाएं। हर्ब्स जो अरोमा, जिसका अरोमा बहुत अच्छा होता है, ऐसे बहुत सारे हमारे आसपास आपको प्लांट मिल जाएंगे, और बहुत ही लोकल टाइप के प्लांट होते हैं। इसमें आपको कहीं से बहुत ज़्यादा खोजबीन करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को दिखाने के लिए वो प्लांट्स मैं अपने आसपास रखी हुई हूँ, जिसको आप गार्डन के अलग अलग एरियाज़ में रख देंगे तो आप देखेंगे कि कीटों का प्रकोप बहुत कम हो गया है आपके गार्डन में, वो भी ऑटोमेटिक ढंग से। जैसे कि यहाँ पे पुदीना है, पुदीना सालों भर आपके गार्डन में रह सकते हैं। इलायची है, इलायची को भी आप सालों भर गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। तुलसी है, ये तकरीबन हमारे इंडियन घरों में, मैक्सिमम घरों में ये होती हैं। उसके बाद ये हल्दी का प्लांट है, ये भी ज़रूर लगाएं, क्योंकि छोटे छोटे गमलों में भी ये लग जाती हैं और करना कुछ नहीं होता है, सिर्फ छोटी सी गांठ हल्दी की लगानी होती है और ये हल्दी ग्रो हो जाती हैं। बहुत इजी वे है। तो इसको लगाने से पहली बात तो हमारी मिट्टी बहुत अच्छी होती है। जिस भी मिट्टी में आप इस तरह के प्लांट लगाते हैं,
वो मिट्टी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज चूंकि इनमें होता है, तो वो मिट्टी आपकी हेल्दी हो जाती है। मिट्टी में जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरा, ये जिन भी प्लांट्स के आसपास रहते हैं, मान लें कि आपके पास कोई ऐसा प्लांट है जो बहुत ज़्यादा पेस्ट प्रोन है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही आप उस प्लांट के आसपास इस तरह के प्लांट रखेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ से पेस्ट भाग जाते हैं और दोबारा नहीं आते। इसी में यहाँ आप मेरे आसपास देखेंगे, ये दालचीनी का प्लांट है। इसकी पत्तियों में, इसके स्टेम में इतनी खुशबू होती है कि इस पे भी मैंने आज तक कभी पेस्ट का अटैक नहीं देखा है। और ये जिस भी प्लांट के आसपास होते हैं वो तकरीबन पेस्ट फ्री होता है। ये जो प्लांट है ये अश्वगंधा का प्लांट है, बहुत आराम से नर्सरी में मिल जाता है। इसके बाद ये मार्जोरम, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अरोमा होता है और ये प्लांट एनुअल होते हैं, साल में 1 साल इनकी लाइफ होती है। 1 साल लाइफ कंप्लीट करके जैसे ही आप देखें इसमें फ्लावर निकलने लगे, इसके बाद इनकी लाइफ खत्म हो जाती है। लेकिन इनके सीड जहाँ जहाँ बिखरते हैं, आपको एक बार लगाने के बाद दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए आप लोग को दिखाया है। मेरे गार्डन में ये जगह जगह उगे हुए हैं और इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू, इनका बहुत आयुर्वेदिक में भी बहुत ज़्यादा इनका इम्पोर्टेंस है। तो आप इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर जगह दें, ये जहाँ भी रखेंगे पेस्ट वहाँ नहीं आएंगे। और इसके बाद जो प्लांट है वो है, ये मेरे पीछे आप लेमन ग्रास देख रहे होंगे। ये लेमन ग्रास भी औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि शायद पेस्ट इनके आसपास नहीं फटकते। और एक और, जितने भी मच्छर, मक्खी और जितने भी ऐसे इंसेक्ट जो आपके गार्डन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो भी इस प्लांट से दूर रहते हैं। और चूंकि ये प्लांट भी मेरे गार्डन में 10 सालों से है, तो मैं समझ सकती हूँ कि इसका इम्पोर्टेंस मैंने बहुत बार देखा है। जैसे बारिश के बाद बहुत ज़्यादा पेस्ट का अटैक होता है और जहाँ हमने नर्सरी बनाई हुई है छोटे प्लांट्स की, जहाँ हमने सैपलिंग्स लगाई हैं या सीड से छोटे प्लांट जर्मिनेट हुए हैं, वहाँ तो आप अक्सर ही देखेंगे कि पेस्ट का अटैक होता है। तो आप इस तरह के जो भी प्लांट मैंने आपको दिखाए हैं, ये सब अगर उनके आसपास आप रखते हैं तो एक अलग माहौल क्रिएट होता है, जिसकी वजह से पेस्ट कंट्रोल ऑटोमेटिकली हो जाता है आपके गार्डन में। तो हर्ब्स जरूर लगाएं और पेस्ट को कंट्रोल करें। दोस्तों, अभी आपने देखा कि किस तरह मैंने बहुत तरह के प्लांट्स को अपने टेरेस गार्डन में उनका इस्तेमाल करके और उनका सही ढंग से मैनेजमेंट करके, और मेरे गार्डन में जितनी भी चीज़ें हैं जो मेरे गार्डन से निकलती हैं उनका यूज़ करके, खुद की कंपोस्टिंग करके, खुद का सीड लगा के, और भी जितनी तरह की चीज़ें मैंने आपको आज इस इंटीग्रेटेड गार्डनिंग के बारे में बताई, उन सब का इस्तेमाल करके मैंने अपने गार्डन को एक सुंदर सा इंटीग्रेटेड गार्डनिंग का रूप दिया है। तो इसी तरह से मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हैं इनको हमें अपनी हैबिट में डाल लेना चाहिए। इससे हम बिना किसी ज़्यादा परेशानी का, बिना किसी एक्स्ट्रा रिसोर्सेज का यूज़ किए हुए बहुत अच्छे से कम रिसोर्सेज में बहुत बढ़िया गार्डनिंग कर सकते हैं। और हम सब का ये मोटिव होना चाहिए कि हम सब मिनिमम चीज़ों में मैक्सिमम आउटपुट देने की कोशिश करें। इससे हम भी सेटिस्फाइड रहेंगे और हमारी गार्डनिंग तो चलती ही रहेगी।